नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में हम जेनजीज का थ्रिल समझने की कोशिश कर रहे हैं। जेनजीज कितना क्यूट वर्ड है और अभी तक हम इसे एक मीम की तरह इंस्टाग्राम खोलते ही जेनजीज पर जो आजकल लोग कमेंट करते थे या जोक्स बनाते थे उस तक ही सीमित समझते थे और हमारे आसपास के जेनजीज को भी हम उसी निगाहों से देखते थे, मतलब एक क्यूटनेस, नए बच्चों की तरह। लेकिन सडनली इसका राजनीतिकरण हो गया है। अब जेनजीज वो युवा हो गए हैं या वो पीढ़ी हो गई है जो सरकारें बदल रही हैं, और वो भी रेवोल्यूशन के साथ। आप देखिए लद्दाख में जो कुछ हुआ उसमें एक नया टर्म निकल कर आया, जेनजी रेवोल्यूशन। सवाल ये है कि ये कौन सी दिशा है, उनके लिए सही है या गलत है। और उसके साथ साथ कुछ दिनों पहले नेपाल में जिक्र होता है और ये कहा जाता है कि जेनजीज ने तख्ता पलट कर दिया। फिर पॉलिटिकल लीडर्स भारत में ये बात कहते हैं कि वोट चोरी के नाम पे हम जेनजीज का सपोर्ट चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए जेनजीज से अपील की जा रही है। तो आखिरकार ये क्यूट से जेनजीज, अब इनके कंधों पर क्या सरकार बदलने, सरकार लाने, तख्ता पलट करने की जिम्मेदारी है? और अगर है तो क्या ये सही दिशा में है? आज इसी सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग क्या सोचते हैं शो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और खुद जेनजी को हमने बुलाया जिससे हम उनसे समझेंगे कि आप क्या सोचती हैं। मित्रविंदा करनवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन 2024-25 रह चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मेरे साथ अखिलेश यादव नेशनल सेक्रेटरी NSUI मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रुपेंद्र सिंह सीनियर रिसर्चर हैं, सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में JNU से आए हैं। सबसे पहले जो हमारे जेनजी हमारे साथ मौजूद हैं मित्रविंदा, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे ये समझेंगे कि कौन से मुद्दे हैं आज के ज़माने में जो जेनजीज को प्रभावित करते हैं? जो मतलब मैं मानूंगी कि जेनजी बेसिकली तो पहली बात ये है कि यूथ ऑफ द नेशन है और हर डिफरेंट टाइम पीरियड में जो भी रेलेवेंट यूथ होता है उनको अलग स्लैंग नेम दिया जाता है। आज का जो युवा है वो जेनजी है। तो यूथ की जो बेसिक इश्यूज होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट होता है। नहीं, आप खुश हैं कि कैटेगराइज कर दिया आपको एक जेनजी उसमें कैटेगराइज कर? दिस इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील जितनी बना दी गई है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखें तो अगर एनालिसिस करनी है, एनालिटिकल स्टडी करनी है, तो हमने बेसिकली 1997 से 2012 तक के जो लोग हैं उनको एक उसके स्लैंग के नीचे कैटेगराइज कर दिया है। उससे पहले मिलेनियल्स हुआ करते थे, मेरे पेरेंट्स मिलेनियल्स थे, बाबा जी अम्मा बूमर्स थे, वो लोग अपने टाइम पे यूथ था। तो आई थिंक स्टडी बेसिस से और एक बहुत ही जनरल बेसिस से जेनजी इज जस्ट अ टर्म, इट्स जस्ट। अच्छा, हमारे टाइम में हम सिर्फ युवा थे या हम सिर्फ मतलब हमारे लिए कोई टर्म नहीं थी और हमें गाइडेड थे कि हमें ऐसे करना है, पेरेंट्स ने कहा यहाँ पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, इतने मार्क्स चाहिए। अब इन चीजें बदल रही हैं। मैं आपके पास आऊंगी। वी आर कूलर जी, मोर कूलर। हाँ, कूलर एंड ऐसा कहें कि दे आर अनअफेक्टेड विद थिंग्स। आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो अभी जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में कहा कि सरकारें बदलते हैं, ये ऐसा नहीं है। जो ये पीढ़ी है ये बहुत ही एनर्जेटिक है और जो पहले के भी थे वो भी एनर्जेटिक थे। बस जो अंतर है वो संसाधन का है। पहले संसाधन इतने उपलब्ध नहीं थे, आज हैं। तो आज जब हम अपने टाइम पे, या आज भी युवा हैं, जब उस टाइम पे हम अपने टाइम पे जेनजीज कह सकते थे, तो जो ये संसाधन नहीं थे तो एक स्पेस होता था, तो हम लोग मिलते थे, बाहर घूमते थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे छुट्टियों में। आज के समय क्या है कि आपके पास इतने संसाधन हैं, इतने गैजेट्स हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम में, अपने घर में पर ये अच्छा है या बुरा है? इसके दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। वो निर्भर करता है आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और आपको गाइडेंस आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से कैसा मिल रहा है। नहीं, पर जेनजीज तो अखिलेश यादव साहब चाहते ही नहीं है कि कोई गाइड करे, ऐसा है? क्योंकि आप कॉलेज में रहे हैं, NSUI लीड करी है, आपने उस जेनजीज को भी देखा होगा। अभी डूसू के इलेक्शन हुए, एक उदाहरण देकर बताइए। उनको नहीं चाहिए कोई गाइड करे, उनके खुद का सेल्फ मोटिवेटेड है वो लोग। अभी हम भी जेनजीज हैं, ऐसा नहीं है कि जेनजीज नहीं है। नहीं, अगर आपको अब आपके ताऊजी फोन करके कहें कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम छोड़ दो ये पॉलिटिक्स, तुम ना अब से CA की तैयारी करो या IAS की तैयारी करो, तो आप मानेंगे? नहीं, हम अगला सवाल करेंगे कि क्यों करें, व्हाई।
तो उसका आप यदि जवाब देते हो, ये इंपॉर्टेंट और बात यदि है, हम- व्हाई बहुत जरूरी है जेन जी। हाँ, क्यों जरूरी है, मतलब वाई, हाउ, इसका सवाल होना चाहिए कि क्यों एक तो करना है और कैसे करेंगे, यदि हम करेंगे तो उतनी फीसेज आप प्रोवाइड करा पाओगे, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है कि जब जेनजीज की बात होती है तो आज़ादी के समय में भी हमारे जेनजीज थे, भगत सिंह हमारे जेनजीज थे, विवेकानंद जी ने कितने युवाओं फांसी को पर लटक mobilize और गए। motivate दूसरा ये चीज़ है कि आप देखेंगे कि भगत सिंह जब बात करते हैं, इर्द गिर्द जितनी असमानता थी, रूसी क्रांति से प्रभावित थे, जतिन दास उनके साथ जेलों में बंद थे, और भी इनके साथी जो जेलों में बंद थे, खाने नहीं खाए, भूख हड़ताल किए, और उसके बाद जतिन दास की मृत्यु होती है। 1929 का समय है। उससे पहले जेल्स के अंदर इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, इन स्टूडेंट लीडर्स को नॉर्मल प्रिजनर ही ये करते थे, गिनते थे। लेकिन इस वाक़ये के बाद उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की व्यवस्था दी गई, उन्हें कंसीडर किया गया कि दे आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अन्यथा उनको अन्य कैदियों के ही साथ रखा जाता था। जैसे यदि कोई हत्या के केस में आया है, कोई डकैती के केस में आया है, तो इस तरीके की चीज़। तो हमें तो वह भी देख रहे हैं कि भगत सिंह हमारे जेनजीज रहे हैं। बाद में भगत सिंह की तो हमें कथा पता है, ऐसे बहुत सारे छात्र रहे हैं जिनके बारे में इतिहास में हमें नहीं देखने को मिलता, या मिलता है तो कुछ रिसर्च पेपर्स में। मैं बैठा था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी और उसके बाद नेशनल आर्काइव में भी, तो हमें बीएचयू के एक छात्र, बीएचयू के उस दौर के जेनजीज का, उसकी माँ का पत्र मिला। उसका नाम है अमूल्य भट्टाचार्य जी। बंगाल से आकर के या बनारस में बसे थे, बंगाली टोला है वहाँ पर, अगल बगल के लोग आकर के बसे हैं वहाँ पर। तो वह बच्चा बीएचयू में स्टूडेंट था, और उसकी माँ उस समय के स्टेट से, उस समय की हुकूमत से, ब्रिटानिया हुकूमत से बात कर रही है। तो बात कर रही, तो उसकी बातें क्या हैं, आप समझिए कि एक तो इसके पिता पहले से मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, बड़े भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी औरत है, और एक बच्चा जो है किसी तरीके से हमने इसको यूनिवर्सिटी में भेजा था पढ़ने के लिए कि यह डिग्री ले लेगा तो कहीं नौकरी कर लेगा, लेकिन उसको भी आपने जेल में बंद कर रखा है। हम आपसे चाहते हैं कि इसकी बीएससी की जो डिग्री है, फाइनल ईयर में है, यदि जेल से आकर के पेपर दे देगा तो इसकी डिग्री मिल जाएगी या नौकरी कर लेगा। तो एक दौर वह भी था। आप देखेंगे कि पारिवारिक स्थितियां नहीं हैं, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन देश की आज़ादी के लिए वह जेलों में बंद है। तो भारत का इतिहास आप देखेंगे तो एक बड़ा स्वर्णिम जेनजीज का इतिहास रहा है, जहाँ पर यूथ आज़ादी के लिए लड़े, जहाँ पर यूथ देश को बनाने के लिए, वह किस प्रकार का देश बनाना है उसके लिए लड़े, जहाँ पर सारे लोग रहें, सारे लोग एक साथ मिल करके चलें, चाहे वह जिस भी जाति के हों, चाहे वह जिस भी धर्म। सवाल ये उठता है, जैसे आपने कहा उस समय हम अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, हम उनके खिलाफत में हमारे युवा निकले थे। आज की ऐसी स्थिति है, ठीक है, हो सकता है थॉट प्रोसेस नहीं मिलता हो, तो राहुल गांधी कहते हो जेनजी हमारे साथ आए। अच्छा, ये जेनजी हैं जिनको युवा कहा जाता है, भगत सिंह जी ने युवाओं को अपने साथ लिया, और इतिहास गवाह है जब जब युवा किसी भी आंदोलन के साथ जुड़े हैं, जेपी आंदोलन तो सबसे बड़ा उदाहरण है, तो जब जब युवा जुड़े हैं चीजें बदली हैं। लेकिन उस वक्त बात थी देश की आजादी की, आज क्या बात है? जो नेपाल में हुआ वो होना चाहिए था या नहीं था, वो नेपाल की जनता जानती है, लेकिन क्या इस तरीके से होना चाहिए था? तो सवाल ये है। हाँ, बता रहा हूँ आपको, चूंकि हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वह नेपाल हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वह श्रीलंका हो, जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई वह नहीं होनी चाहिए थी, वो चूँकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है। दूसरा मसला है कि हम भारत के कंटेक्स्ट में आते हैं, तो आप देखेंगे कि यही जेनजीज, भारत एक बड़ी युवा आबादी का देश है, 60% से ज़्यादा युवा आबादी है। आप देखेंगे कि हम तो अपने यहाँ गांव से उठ करके नवोदय विद्यालय पहुँचे, नवोदय विद्यालय से इलाहाबाद, फिर जेएनयू आ गए। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे गाँव में, हमारे एरियाज़ में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, या उनके पास वैसे स्कूल्स नहीं है कि वह आगे बढ़ पाएँ। एक दूसरा यह चीज़ है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो जेनजीज कर रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी की इस पैसेज में स्टूडेंट्स हो गए, दूसरे जो कक्षा 12वीं पास करके या ग्रेजुएशंस पास कर करके दिल्ली जैसे टापू, जयपुर जैसे टापू, पटना जैसे, इलाहाबाद जैसे, लखनऊ जैसे टापुओं पे लगातार इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। जिस एवरेज में नौकरियां निकल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा एवरेज में
वह जो छात्र हैं, वे जो छात्राएं हैं, इन टापुओं पे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरी नौकरियां बात नहीं सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। हाँ, यदि किसी तरीके से किसी नौकरी की वैकेंसी निकली, वैकेंसी में पता चले कि पेपर लीक्स हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पिछले 8 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। CUET, नीट के पेपर, उस समय बड़े आंदोलन भी हुए हैं। और आप देखेंगे कि इन जेनजीज की स्थिति, कि NCRB का डेटा कहता है कि किसानों को भी आत्महत्या के रेट में इन जेनजीज ने पीछे छोड़ दिया है। अवसाद। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो टापू हैं, इतनी संख्या में ये जो छात्र हैं, जो जेनजीज हैं, आकर के तैयारी कर रहे हैं, और जब इस तरीके की घटनाएं देखते हैं तो अवसाद में जाते हैं। और JNU के बम, researcher मैं हैं। बता रहा हूँ, ये जो है, इन जगहों पर ये बम बन रहे हैं। सरकार यदि इन चीज़ों का हल नहीं निकालती तो ये बम फटेगा। सच बता रहे हैं। ये जेनजीज जो है ना, मतलब आप देखोगे कि एक तरफ पेपर लीक की घटनाएं हैं, एक तरफ नौकरियां आप नहीं निकाल रहे हैं। वो इस तरीके से समझिए कि वो जो जोमेटो वाला जो रील्स आती है ना इंस्टा पे, जो जेनजीज देखते हैं कि जोमेटो वाला लड़का है जो देख रहा है कि तमाम बड़े लोगों के बच्चे जो हैं पेरिस में छुट्टियां मना रहे हैं, हाँ, जो इधर हुआ वैसे घूम नेपाल रहे हैं, में। उनकी लाइफ स्टाइल, वह कह रहा है कि अपना तो टाइम आएगा, अपना तो टाइम आएगा। तो आप देखोगे कि देश का जो धन है, एक तरफ वो जो वर्ड है कि क्रोनी कैपिटलिस्ट को आप दिए हुए, और दूसरी तरफ जोमेटो में, और आप देखोगे कि तमाम डिग्रीधारी भी है इस लाइनों में लगे हुए हैं। तो इसकी भयावह बस बेरोजगारी। इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हर मतलब ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है जब हम यूटोपियन वर्ल्ड में रह रहे हो। हर बार प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसा कि मेरे से पहले भी चर्चा हुई कि चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी के खिलाफ हो, चाहे 2011 का यूथ अगेंस्ट करप्शन वाला आंदोलन हो, उसमें सब में जो यूथ था उसने पार्टिसिपेट करा। और भारत के नहीं, देश दुनिया के इतिहास में भी जब जब रेवोल्यूशन आया, यूथ ने पार्टिसिपेट करा है। पर भारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान करते हुए संविधान के दायरों के अंदर रहकर रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो अब जब राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है और जेनजीज की मदद चाहिए, तो ये क्या बचाना है? संविधान के दायरे में रह के बचाना है या नेपाल और लद्दाख की तरह बचाना है? राहुल गांधी जी को बची हुई कांग्रेस बचानी है। युवाओं को इंसाइट करके, रेडिकलाइज करके वो चाहते हैं कि नेपाल में जो हुआ है वो भारत में हो, पर भारत में वैसा नहीं होगा। भारत का युवा भी वैसा नहीं है। लद्दाख नहीं, पर अभी यादव जी कह रहे हैं कि अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी, पेपर लीक होंगे तो फिर बम फटेगा। ये तो कांग्रेस का वो है ना, मोडस भाई, ऑपरेंडी 8 है। साल में कांग्रेस 80 का पेपर मोडस लीक्स हो ऑपरेंडी गए हैं। यही है। क्या नहीं, पर मतलब ऐसा कहाँ नहीं जाएं? है कि भाजपा सरकार में भी हुए हैं तो कांग्रेस सरकार में भी हुए हैं। अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, पेपर लीक बदल हुआ तो था। गई ना, बदल तो गई ना, बदल युवाओं ने दिया बदली। जेनजी। हाँ ठीक है, और क्या। बदलेंगे, हमेशा बदलेंगे। जब जब ये लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति शासन कर रहा है या ऐसा कहीं पर गवर्नेंस हो रही है जहाँ पर यूथ को नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, तो वहाँ पर यूथ प्रोटेस्ट करेगा और बदलेगा। बहुत से एग्जाम्पल्स अभी हमारी चर्चा में भी आए। बट द प्रॉब्लम इज कि हम रेडिकलाइजेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि जो नेपाल में हुआ है वो आज यहाँ पर होगा। उनका ट्वीट का यही मतलब है कि जेनजी भाजपा के साथ नहीं है या जेनजी पर आज आप की सरकार Gen Z के साथ हैं। नहीं है। आप उन जेनजीज के बीच में, आप लोग सभी बिल्कुल। रहते हैं। मुझे आप ये बताइए, अभी जो डूसू के इलेक्शंस हुए, आपने पहले भी, आप तो खुद सेक्रेटरी रही थी जी। जो पहले जो हम थे, मिलेनियल्स वाला जो एरा था, तब इलेक्शंस होते थे, तब NSUI इंचार्ज ने कह दिया कि भैया ऐसे करना है तो करना है, या ABVP इंचार्ज ने कह दिया, या अब अलग तरीका है? क्या चुनाव में भी तब्दीली आई है? क्या वो अपनी मनमर्जी करते हैं या पूछते हैं व्हाई एंड हाउ? क्या कुछ बदलाव हुआ है बेसिकली ये होता है कॉलेजेस के अंदर भी? कि इन ABVP एंड इन स्टूडेंट एक्टिविज्म एक व्यक्ति इतना काम कर लेता है स्टूडेंट्स के बीच में रह के, ग्राउंड पे रह के, कि वो इतनी क्लैरिटी होती है उसके अंदर कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। पर ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए, नेशनलिस्ट डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से बनाया जाता है। और आप डूसू की आपने बात करी, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी के ट्वीट के 2 दिन बाद ही ABVP ने डूसू में बहुमत से जीत हासिल करी। 16,000 से ज्यादा वोटों से तो ये हम कह लोग रही है कि राहुल प्रेसिडेंशियल गांधी सीट के पे साथ जीते हैं। जेनजी तो नहीं जुड़े नहीं, कम उनके से कम। ट्वीट पे जितने हैं कांग्रेस के लोग उनको लाइक करते हैं उतने ही है। वरना हैदराबाद हो, पटना में 108 साल के इतिहास में पहली बार विमेन प्रेसिडेंट जीती है, ABVP की जीती है। हैदराबाद में सारी सीटों पे हम जीते हैं, DU में हम जीते हैं। देश भर में जहाँ भी छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, स्टूडेंट ही तो जेनजी है ना, वो तो जहाँ चुनाव कर रहे हैं वहाँ पर ABVP जीत रहा है, वहाँ पर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जीत रही है। हाँ, आप इसे बताइए फिर मैं उनको- हाँ। तो अच्छा बोला नहीं, इन्होंने। पर वो ये मैं आपको बता दूं, ये कह रही है कि जेनजीज नहीं है राहुल गांधी हाँ, के मैं साथ। समझ गया इनकी बात। उसका नतीजा 2 दिन बाद दिख गया है। मैं समझ गया इनकी बातों को।
एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के चुनाव हुए, जो भी हमारे जेनजीज जीते, उनको बहुत बहुत बधाई। इस आशा के साथ कि देश के अन्यत्र विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से छात्र संघों पर तालेबंदी है, वहाँ पर ताले खुलेंगे। मैं जहाँ उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं आखिरी स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट में ताले लगा दिए। और अगले ही उसमें स्टूडेंट्स काउंसिल का इन्होंने इलेक्शन जब लाया तो वहाँ के जजेस ने नकार दिया, एक भी व्यक्ति ने पर्चा वहाँ पर नहीं भरा। उसके वजह में हम लोग जेल वगैरह भी काटे, आंदोलन भी किए, और उसके बाद हमारा आंदोलन भी सफल हुआ। हम आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, चूँकि वोटों की बात कर रहे हैं, तो वही जजेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कि वाइस प्रेसिडेंट पे अध्यक्ष से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मत एनएसयूआई के कैंडिडेट्स को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट पे 3 लोग लड़ रहे थे, तो दूसरा वोट सवाल डिवीजन है, नहीं हुआ। दूसरा जवाब है कि एक तो देते हैं राहुल झासला, जो कि हमारा उपाध्यक्ष का उम्मीदवार था, छात्रसंघ का चुनाव डूसू का जीता, उसका जो रिजल्ट आता है तो उसके 2 सपोर्टर संदीप और भूपेंद्र तिहाड़ जेल में बंद होते हैं। ऐसे बहुत से लोग उसके थे जिनको पुलिस बंद कर रखी थी। सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश का सबसे बड़ा छात्रसंघ, राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव हो रहे हैं, तब ये जो प्रशासन है फेयर इलेक्शंस नहीं दे पा रहा है, तो मतलब तो आप राहुल को समझेंगे जिन्होंने कि चुनाव अन्यत्र लड़ाया, वो जगहों तिहाड़ पर में है। कैसा इलेक्शन होगा। पहला। दूसरा सवाल है क्रिमिनल्स चुनाव कि लड़ा रहे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये तो जिन विचारों से आते हैं, वो आरएसएस है, वो तो आपके खाने पे पहनावे पे बैन करने वाले लोग हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं में इनके द्वारा बिठाए गए लोग हैं, कुलपति हैं, कुलपति हैं, मेरी बात तो सुनिए, कुलपति हैं, कुलपति इनके बिठाए जाते हैं, चीफ प्रॉक्टर हैं, इनके रजिस्ट्रार बिठाए जाते हैं। उसके अलावा कोट एंड कोट आरएसएस के कोटे से जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई हैं, मतलब आप समझिए कि एक तो जो मसल पावर, मनी पावर प्रशासन है, संवैधानिक संस्थाओं में इनका हस्तक्षेप है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, इनके समर्थकों को जेल में डाले हुए हैं, और सीएम रेखा गुप्ता जी अपने नाक का सवाल इसलिए बनाए हुए क्योंकि पहले वह भी डूसू की अध्यक्ष रही हैं। तो आप समझोगे कि एक तरफ हम हैं जो कि आत्मबल से छात्रों को लेकर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे समझिए ना कि पूरा महाभारत का युद्ध चल रहा है पूरा। मतलब इन्होंने बताया कि बेसिकली जितने भी लोग हैं इनके कैंडिडेट को छोड़ के वो सारे एबीवीपी के। वो तो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ, देश में जो भी व्यक्ति है सरकार आपकी, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ जेल में उठा करके आप कर रहे हैं। चुनाव के बाद जेल में गए, चुनाव की वजह से जेल में चुनाव के ही दौरान, चुनाव के दौरान वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को क्रिमिनल्स लड़ा रहे हैं। वो तो सबसे पहले इशू बनना चाहिए। क्यों तिहाड़ में, ये बताइए ना। चुनाव की वजह से थोड़ी तिहाड़ में, चुनाव के दौरान छोड़ दिए हैं, चुनाव हो गया छोड़ दिए भाई, चुनाव हो गया छोड़ दिए। तो मेरा कहने का मतलब है, पॉइंट इसलिए आया कि ये आरएसएस एक पक्ष पे नहीं चुनाव लड़ाती है, ये संस्थाओं में हस्तक्षेप करती है। कुलपति इनका, रजिस्ट्रार इनका, चीफ प्रॉक्टर इनका, उसके अलावा जितने भी कोट एंड कोट प्रोफेसर्स हैं आरएसएस की शाखाओं में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं, और अगर कौन सा राष्ट्र निर्माण, जहां पर भयंकर बेरोजगारी है, जहां पर जो छात्र है सबसे ज्यादा भूख हड़ताल, को यूटोपिया दे दिया, कांग्रेस ने भारत को विकसित कर दिया। फिर क्या हुआ ना, नई सरकार आई, उसने फिर नॉन विकसित करा, और अब दोबारा उसको विकसित भारत की तरफ लेके जा रहा है। आप लोग, बात ये है, हम लोग जेनजी को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं कि यानी कि वो जेनजीज जिनको अगर कोई दिशा दिखाए और उनमें ताकत है और वो उकसाने की भी बात हो, तो फिर उनका राजनीतिकरण हो रहा है। जहां पर उनको अभी ये देखना चाहिए कि क्या वो विदेश जाके पढ़ाई करें ना करें, विदेशों के विकल्प खत्म हो चुके हैं। अब ये है कि विदेश में रह रहे वापस आएंगे, तो वो जिन्होंने अप्लाई किया है स्टूडेंट्स ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, वो क्या यहाँ रहेंगे, यहाँ नौकरियाँ क्या होंगी, सरकारें उनको चैनलाइज करें, उनके लिए एक गाइडेंस ऑर्गेनाइज हो कि किस तरीके से आप भारत में रह के अच्छा कमा सकते हैं। ये सब तो खत्म। आप तो जैसे महिला वोट बैंक हो गया, वैसे जेनजी भी वोट बैंक हो गया, फिर उनका भी राजनीतिकरण हो गया। आप तो रिसर्चर हैं जेएनयू। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, वहीं से शुरुआत करूंगा। जैसे आपने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा कि जेनजी हमारे साथ जुड़े हैं, जी, तो ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का राइट है कि वो कह तो सकते हैं, सब कहते हैं, बिल्कुल जुड़ना भी चाहिए अपने अपने हिसाब से सबको, जो हाँ उनको लगे कि हमको यहाँ से जुड़ के हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पर राष्ट्र निर्माण की डेफिनेशन क्या है सर? उसी पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो अभी 2022 में 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश, और जो अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुआ, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस पर मैं बताता हूँ। इसमें जो आगजनी हुई, इसमें जो लूटपाट हुई,
ये नहीं होना चाहिए, ये उनके पॉलिटिकल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उन्होंने कराया है तो सबसे पहले उनको पनिश उनके जेनजी को ही करना चाहिए। जैसे अभी नेपाल में कुछ दिन पहले वहाँ के जो जेनजीज थे उन्होंने खुद कहा कि हमको दुख है कि हमने अपने केवल जो 5 स्टार होटल था हमने जला दिया, एक आवेश में आके हमने जला दिया। जी। मैं न्यूज़ में पढ़ा, हो सकता है वो आवेश बहुत आवेश इंपॉर्टेंट में शब्द आके। है। तो जो हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं सब चाहते हैं कि क्यों जेनजी जुड़े, युवा उनसे जुड़े, क्योंकि युवा के जुड़ने से ही उनकी पार्टी आगे बढ़ती है, सत्ता में आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत, अच्छा, नए वोटर भी होते हैं। हाँ, तो नए वोटर के से आप अपना वोट बैंक भी बढ़ाते इजाफा हैं, कर बिल्कुल। सकते हैं। दूसरी, भारत में क्या है कि भारत में अगर जेनजी को आप चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहता है, XYZ कोई भी चाहता है कि ये नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश कर सकता है, तो यहाँ संभव नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि हमारी लद्दाख जो में तो हुआ। लद्दाख बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे मात्र 2.5 लाख जनसंख्या है। तो उस 2.5 लाख में भी में आप एक छोटी सी जगह में कर सकते हैं। भारत एक विविधताओं का देश है, उसमें भी हमारी विविधताओं में एकता है। आपने कभी सोचा था कि लंदन में इस तरह का प्रोटेस्ट हो जाएगा, सड़कों पे इतने लोग आ जाएंगे? लंदन में हो सकता है, यूरोप में, किसी भी कंट्री में हो सकता है, भारत में किसी छोटे हिस्से में हो सकता है, लेकिन पूरे भारत में असंभव है, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है बहुत मैच्योर है और शुरुआत से रहा है, चाहे वो विपक्षी रहा हो चाहे पक्ष का रहा हो, दोनों ने ही मैच्योरिटी दिखाई है, आज भी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों मैच्योरिटी दिखाते हैं। राजनीति में आके कुछ भी बात कर देना अलग बात होती है, लेकिन जब वो बैठते हैं और बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी रखते हैं कि हमको आगे अपने देश को ले जाना है। अच्छा, एक क्योंकि जेएनयू में हमेशा से, मैं तो 15 साल से ये और 20 साल से पहले जेएनयू में एक थॉट प्रोसेस है उनके, जब भी जो जेनजी रहे हैं, जो भी समय में जो मिलेनियल्स जब जेनजी थे, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, हम सब जानते हैं। जेएनयू मतलब कोई एक लेफ्टिस्ट विचारधारा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट विचारधारा, कोई भी सरकारें हो उनका थॉट प्रोसेस उस सरकार के विपरीत रहता है उन बच्चों का, कि ये कहने को क्या है, हम ये करेंगे। हाँ, नहीं और ये आजकल के जेनजीज का नहीं, ये एक अवधारणा है, ये एक तरह से अवधारणा पहले हो सकता रही हो, बाद में फिर हो सकता बनाई गई, लेकिन आज के समय में जेएनयू में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एबीवीपी एक्टिव है, सबसे ज़्यादा उनके एक्टिविटी होती हैं, छात्रों के हित के लिए सबसे ज़्यादा वो रहते हैं। NSUI भी खड़ा होता है, ऐसा नहीं है। अगर उस तरह से होता, बीच में एक समय आया होगा, 100% आया था, उसमें उन्होंने किया होगा, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज के समय में मैं उस पे जाना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि बीच में जरूर जेएनयू का खराब समय आया था, जब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहां पर आ गए थे, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे किनारे लग रहे थे, जब NSUI के जो अभी नेशनल इंचार्ज हैं कन्हैया कुमार वहां पर सेपरेटिस्ट भावनाएं जगा रहे थे। पर हाँ, उस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए आज जेएनयू की जो स्थिति है, मैं खुद भी मतलब जेएनयू में मेरे दोस्त हैं, मेरे सहपाठी हैं बहुत से, मेरे सीनियर्स हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, मैं जेएनयू के कैंपस में खुद भी जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई लेफ्टिस्ट विचारधारा का नेक्सस है। वहाँ के जो प्रोफेसर नेक्सस है, वहाँ का जो टीचर नेक्सस है, जो कांग्रेस की सरकार में आया, पुरानी सरकारों में आया, कांग्रेस कोटे से वहाँ पर उन्हें अंदर रखा गया, उन्हें जॉब दी गई, वैकेंसीज दी गई, उन्होंने एक नेक्सस बना लिया है। वो स्टूडेंट वॉइस को बहुत कुछ कह रहे हो, आपको जवाब देंगे, स्टूडेंट वॉइस को बढ़ने नहीं देना चाहते, उनके खिलाफ आज स्टूडेंट वहाँ काम कर रहा है। कोई पर्टिकुलर कोई लेफ्ट की विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है जो जेएनयू को सीमित करने के लिए बनाया गया है। यार सब देखिए, मैं बहुत पिछले लगभग 1 दशक तक कई बार जम्मू कश्मीर गई कवरेज पर, और मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। आप भले आरएसएस को कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जो 370 वाला मुद्दा था ना, मैंने 5 अगस्त 2019 के पहले का जम्मू कश्मीर और बाद के जम्मू कश्मीर जो बदलाव देखा वो आपको बताती हूँ, जेनजी से जुड़ा है। जेन्युइनली वहां पर जो युवा था, क्योंकि काम करने के लिए वहां जमीन एक बहुत है, जिनका घर है, जमीन है एक, और टूरिज्म है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा इनकम वो एक फैक्टर था कि कुछ एक सेक्टर में, कुछ एक जिसे कहें आबादी में पथराव जो फैक्टर था ना, अच्छा वो मोटिवेटेड कहाँ से था, हमारी बाहर की जो दूसरी कंट्रीज है ना, चाहे फिर हम नेपाल का जिक्र कर लें, वो भी मोटिवेटेड बाहर से है। यहाँ तक का लद्दाख में भी जिस तरीके से ये एग्रीवेट हुआ, कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें हैं, इंटरनल जो हुआ। तो आप ये देखिए, सही दिशा, आवेश में, जब आवेश में जेनजी या कोई भी युवा आता है तो उसको कुछ समझाया जाता है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप हाथ में पत्थर देते हैं, और वो चीज़ें होती थी। फिर उनको चैनलाइज किया गया। अब वो कितने चैनलाइज हुए वो एक डेटा का विषय, स्टैट्स का विषय है, लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद वो युवा क्या कर रहे हैं, बोट चला रहे हैं। अभी जो हुआ था टेररिस्ट अटैक, मैं वहाँ पर 14 दिन रही। अब वो युवा कह रहा है कि फिर क्या करें, टूरिज्म आना बंद हो जाएगा तो क्या करें, चैनलाइज करने की बात है, आवेश में आने की बात है।
तो सवाल घूम फिर के यही है कि इनको क्या चैनलाइज करने की जरूरत है, नहीं तो फिर इस तरह की स्थितियां होंगी। मैं पहली बात तो मैं मानती हूँ कि लद्दाख जेनजी प्रोटेस्ट नहीं है, उसको बस बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है पॉलिटिकल गेन के लिए और अपने प्रोपेगेंडा के लिए कि वो एक जेनजी प्रोटेस्ट थी। वहाँ पर कांग्रेस के काउंसलर हैं, वो अपर ले वार्ड के स्टेंसिल से प्रेस पार। कॉन्फ्रेंस भाई वो तो निकल गया, झूठ गलत है, क्या प्रोपेगेंडा है, निकल गया, उसने अपना वो जवाब दे दिया, वो फैक्ट चेक हो गया, वो नहीं है। कांग्रेस ने कर दी अपनी कॉन्फ्रेंस, फैक्ट चेक कर दिया, एक तरफा बता दिया, अब वो एस्टैब्लिश्ड है। वहां पर सबको पता है जब 25 और 26 तारीख का, अमित शाह पकड़ के लेते हैं 26 और 25 तारीख का वहां पर टॉक्स होने वाली हैं। 6 अक्टूबर की वहां पर मीटिंग शेड्यूल हो गई है। क्यों 24 अक्टूबर को वहाँ पर स्पेशली अरब स्प्रिंग्स का और नेपाल की प्रोटेस्ट का जिक्र करके ट्वीट करा गया, क्यों भाषण में बोला करा, वहाँ पर इंसाइट करने के लिए बोला गया। वहाँ पर जिस क्राउड ने मारा है, बिल्कुल ये उन्होंने अपने लिए करा है, अपना नेक्सस है उनका, उन्होंने करा है। वहाँ यहाँ पर पे मैं एक चीज जोड़ूंगा के लोग आपकी बात हथियार में। पकड़ के घूम रहे हैं। आपकी उसमें एक चीज जोड़ूंगा, आपने भी नाम लिया, जो सोनम वांगचुक है, उनको रोलेक्स इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। उन्होंने उसको बंद कर दिया। नहीं, अभी एक सेकंड, अभी पूरी बात करने दीजिए। उनको आइस स्तूपा के लिए रोलेक्स इंटरनेशनल अवार्ड मिला। मुझे लगता है शायद ये अवार्ड किसी इंडियंस को आज के पहले कभी नहीं मिला। उनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, जिस पे आप इनोवेशन, हमें प्रेशराइज नहीं करना, जैसे आप प्रेशराइज हुए, हम भी प्रेशराइज हुए कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से कि या नहीं उनके हिसाब से पढ़ें। उन्होंने उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से दिखाया। उसके बाद उन्होंने लद्दाख की ही लेक ली, पेंगोंग लेक, जो लास्ट सीन है उन्हीं की मूवी में, उन्होंने वहाँ पे उस तरह से दिखाया कि वहाँ पे टूरिज्म हाई हो जाए, जो कि 2008 के बाद बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरा रिसर्च आर्टिकल है इस पे कि 2009 के बाद वहाँ जहाँ गाड़ियाँ पूरे साल में 400 जाती थी, वो आज के डेट में 35 से 40 हज़ार जा रही हैं। तो उन्होंने ये सारा कुछ किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने तब तक किया जब तक उनके हिसाब से चीज़ें चल रही थी। मुझे दुख है, मैं चूँकि उनसे पर्सनली मिला नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कभी मेरे भी वो आइडियल थे कि उन्होंने एक आइस स्तूपा बनाया जहाँ पानी की कमी थी, पानी की कमी को दूर किया, वहाँ पर उन्होंने इरिगेशन चीज़ें स्टार्ट की। लेकिन जब आप राजनीति में आए तो राजनीति में आके आपने, चूँकि आपके हिसाब से नहीं हुआ, कुछ चीज़ें हो सकता सही हों, लेकिन आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो आप उसको चाहते हैं कि अगर आपके हिसाब से नहीं तो सबको गलत कहते हैं, ये गलत तो है। ये भी करेंगे मैं तो लंबे समय से अनशन पे हूँ, सरकार ने बार-बार आश्वासन अनशन दिया, रखना आपका राइट है, आप रखिए, लेकिन आप आप खेल जा किसी रहे को हैं, उकसा नहीं सकते। बता रहे हैं। एक तो लद्दाख का जो मसला है, एक तो पूरे भारत में सबसे यदि स्वीटेस्ट कोई कम्युनिटी है तो लद्दाख मैं भी जाता रहता हूँ, शांति प्रिय लोग हैं। ठीक है, शांति प्रिय लोग हैं। झूले झूले लद्दाख, उनका जैसे हम नमस्ते करते हैं, उनका अपना वो है। दूसरा है कि आप देखेंगे कि कब से इनका आंदोलन जो था बहुत पहले से चला आ रहा है। 370 जब लागू हुआ था तो लद्दाख ने भी उसका वेलकम किया था, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। वो भी फ्री स्टेट हो जाएंगे, वो भी स्टेटमेंट तब्दील। दूसरा है कि ये लोग वहां पर सोनम वांगचुक और सारे लद्दाखी प्रोटेस्ट किए, भूख हड़ताल किए, लद्दाख से दिल्ली तक पद यात्रा किए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था तो हम लोग भी ज्वाइन किए जंतर मंतर पे। उसके बाद लगभग 15 दिनों से भूख हड़ताल थी, 2 लोग हॉस्पिटलाइज हुए, ठीक। अब इस तरीके का जो व्यक्ति अभी तक देश का आइडियल था, एकाएक आप उसके ऊपर देश विरोधी आप वो कर दो, तो ऐसे तो चीज़ें चलती नहीं। दूसरी, आप कश्मीर पे आते हो, कश्मीर पे चूंकि बात करेंगे तो एक बड़ा उस पे अलग ही डिबेट छिड़ जाएगी। हम आते हैं जेनजीज पे। 2014 में मैं उस समय हाई स्कूल पास किया था, 2000 वहाँ उसी समय रिजल्ट आए थे। हमारे देश के महामानव उस समय टीवी पर आए और देश के युवाओं का आह्वान किया कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार लेकर के आएंगे। उस समय के जेनजीज हम सभी काफ़ी उत्साहित, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। जिस यूटोपिया की बात मित्रविंदा जी कर रही थी, जो नहीं आया कांग्रेस के टाइम पे, ठीक है, वो आ गया, 2 तो करोड़ आ गया। तो सुनिए, आज के दौर में जो जेनजीज है, उस समय बहुत उत्साहित था कि 2 करोड़ आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज के दौर में सबसे ज्यादा यदि कोई हतोत्साहित है तो इस देश का जेनजीज है, ठीक है। एक दूसरी खड़े करते उस पैसे पे, वो मुद्दा क्यों गौण हो जाता है? किस पैसे पे? मतलब जो नहीं इनका 2 करोड़ जेनजीज जिस बात पे हतोत्साहित हैं, उन मुद्दों जेनजीज 2 करोड़ रोजगार पर हतोत्साहित हैं। कहाँ आपके रोजगार गए? तो क्यों नहीं उठा रहे राहुल गांधी मुद्दा? जेनजी सिर्फ वोट चोरी से परेशान है, राहुल गांधी जी यही मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि वो हर चुनाव में हारेंगे, उसके लिए एक्सक्यूज लाना पड़ेगा। नया एक्सक्यूज ये कि आजकल जेनजी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दिख जा रहा है। अभी तो इन्होंने वोट चोरी पे भी बोला, वोट चोरी पे बोला तो ज्ञानेश कुमार को तो लाना हुआ अलग से
कि नहीं हाँ अब जो डिलीशन होगा उसमें हम आधार कार्ड लिंक करेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो कहने का मतलब है 2 करोड़ कि रुपए जो आप कह रहे हैं कि खातों में 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी और 2014 में कि हम आएंगे तो देंगे। इसके साथ साथ ब्लैक मनी की भी बात हुई थी कि ब्लैक मनी जो लौट के आएगा वो भी खातों तो में दे मोदी जी। लेकिन राहुल जी फिर क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दे? ये बताइए। वोट चोरी नहीं, वोट चोरी क्या है? वोट चोरी तो करके आप बने ही हैं। नहीं, क्या हर इनके जगह वोट चोरी उपाध्यक्ष है पे वोट आपका, चोरी नहीं हुई, ठीक है ना? डूसू पे भी इन्होंने प्रोपेगेंडा यूज करा। जैसे देश भर में जब भी राहुल जी हारते हैं तो वो वोट चोरी कहते हैं, सेम डूसू भाई में हुआ। प्रत्याशी के बैलेट पे इंक क्यों वाइस लगी हुई है? प्रेसिडेंट, ठीक है, हम वाइस उस पे प्रेसिडेंट एक छोटा हारा तो वोट मसला चोरी हो समझ जाएगा, गए। क्योंकि पर सवाल एक हम ये है एक हम जेंजी बड़े इसको उस पे हम बात जोड़ने कर के रहे हैं। साथ राहुल जी तो जेंजी रही बात आपको लगता पैसों है की, डूसू छोटा मसला है तो वो आपकी गलती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती कांग्रेस? एविडेंस चाहिए ना उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ना यादव साहब। जेंजीज को जैसा आपने कहा कि हम उनको भड़काए नहीं। मैं इसी पे आता हूँ आपकी बातों पे। इस बात को जो आप बोल रही हैं, एरिक हॉब्सबॉम ने जो कि फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, अपनी बुक रेवोल्यूशनरीज में लिखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वह ज़्यादा होते हैं न्यू आइडियाज़ की ओर ज़्यादा अग्रसरित होते हैं, ओपन टू रेडिकल आइडियाज़ ऑल्सो। व्हेन दे कम टू यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटी उनको क्रिटिकल थिंकिंग देती है, सोचने का एक दायरा देती है और उनको सेव करती है। और आप देखेंगे कि ये जो सेंटर्स हैं, और यहीं से विश्वविद्यालयों से छात्र सीखता है और जो कोट एंड कोट स्टेटस को है उसको चैलेंज करता है। यदि चीज़ें गलत हो रही हैं, यदि चीज़ें खराब हो रही हैं, यदि समाज गलत दायरे में जा रहा है, यदि बेरोजगारी बढ़ रही है, यदि आत्महत्या बढ़ रही है, एनसीआरबी के डेटे बता रहे हैं, यदि बता रहे हैं कि शिक्षा के विश्वविद्यालयों में फंड्स कट हो रहे हैं, यदि बताया जा रहा है कि पीएचडी की सीटें कट हो जा रही हैं, यदि बताया जा रहा है कि बियॉन्ड द वे जा करके संघ के कोटे से इनकी सुबह वाली जो मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं उनसे सीधे नियुक्तियां की जा रही हैं। एक और वाकया मैं बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स यूनियन का प्रोटेस्ट था। सौभाग्य से हम भी उधर पहुंचे थे, कुछ मसले थे, छात्रों की गिरफ्तारी थी प्रोटेस्ट को ही लेके। तो वहाँ पर प्रोफेसर साहब बैठे, तो नॉर्मल जो वहाँ के थानेदार होते हैं प्रोफेसर साहब से पूछे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, नई उम्र, कि भाई यहीं हरियाणा के, तने बताओ कि सिकंदर कहाँ का राजा था? तो उन्होंने देखा और बोला कि पंजाब का राजा था। फिर कहा यार पंजाब का नहीं यार, तो बोले नहीं ठहरे कुछ देर में, बोले रोम का राजा था। ये प्रोफेसर साहब, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ये कोट एंड कोट उसी शाखा से आते हैं। तो जो बेसलेस बातें, सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए, जैसे हम कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आप सब एक इन जेनरिक चर्चा तो जेंजी जो सवाल पूछता है भाई, आप क्या कर रहे हैं? यादव साहब उनका भी जवाब ले लेंगे, लेकिन सुनिए, देखिए बात होती है चुनाव आयोग से जवाब देने अनुराग ठाकुर आते हैं, और अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि पहला व्यक्ति कौन मून पर गया, तो बताते हैं कि कोई और गया। ठीक है, तो सवाल यह है कि अनुराग ठाकुर यह बोल रहे हैं उनका बच्चा हो सकता है वह लिख करके, नहीं है उसका तो जवाब ही नहीं है। सारे जवाब कहां से आप सारे जा रहे सवाल हैं? है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही, वोट चोरी के दावे सच में जाके कोर्ट पे क्यों नहीं कर रही है, उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। ठीक है, हमारे आपकी बात है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, ठीक है। से बाहर आके एक सवाल का जवाब दीजिए। तो यादव साहब, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, यही तो बात है कि हमारे देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक, और खास तौर पर अगर वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लीडर है, तो उसको वेट करना पड़ेगा ना कि वो बच्चा उतना मैच्योर हो जाए कि वो क्रिटिकली सोच सके कि अगर मैं आवेश में आके कुछ ना हो, मतलब सोच समझ के, अगर आप हो सकता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, समाज के हितों की चीजें नहीं कर रही है सरकार, तो हम आएंगे, लेकिन उसका इंतजार तो हो। 18 साल का बच्चा तो कहेगा अच्छा ठीक है, हाथ में डंडा दिया, अच्छा ठीक है चला जाता हूँ, मेरे को तो राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी मेरे आइडल हैं, उन्होंने कहा, या XYZ, नॉट राहुल गांधी, एनीबॉडी, मतलब ठीक है। पर क्रिटिकल थिंक तो बेसिकली वो 18 से 25 साल के बच्चे को राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है ना, ऐसा तो नहीं कि वो इसी उसमें गलत डायरेक्शन में चला जाए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने राहुल गांधी की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, नहीं हमारे साथी देखे हैं तो जाकर के दोबारा भी देख लेंगे। राष्ट्रगान के साथ उन्होंने वो किया था उसको। दूसरा सवाल है कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो इससे पहले भी हमने एरिक हॉब्सबॉम का उदाहरण दिया था कि विश्वविद्यालयों में, जब स्कूल से बच्चे विश्वविद्यालयों में जाते हैं, तो इन सारी क्रिटिकल थिंकिंग से लेकर के सारी आइडियाज़ को देखते हैं,
उसको सीखते हैं और विश्वविद्यालय जो है वो उनकी पर्सनालिटी को शेप करता है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग देता है। दो, तीसरी चीज़ है पर कि ये यहीं जो हो से रहा है नेपाल हाँ, नेपाल मैं में, बता रहा हूँ, वो तो उससे पहले मैं की क्या बात आपसे है ना कह रहा हूँ? सर। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आज से नहीं, एरिक हॉब्सबॉम ने बहुत पहले लिख दिया था। दूसरा सवाल है कि जब हम बात करते हैं राहुल गांधी के सवाल पर आते हैं, तो राहुल गांधी ने आह्वान किया कि आप अपने मुद्दों को तो जानो। वो थोड़े कह रहे हैं कि लो मैं तुम्हें हाथ में पत्थर दे रहा हूं, जाकर पत्थर मोदी के ऊपर मार दो। तो वो ऐसा क्या तो नहीं कह है रहे थे? भाई। देश में भयंकर प्रचंड बेरोजगारी है, देश में 8 सालों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, इंडियन एक्सप्रेस की तो क्या रिपोर्ट करे है, युवा? एनसीआरबी के डेटा कह रहे हैं कि कैसे करें? वोट की ताकत अलग है, या तो वो क्लियरली कहें कि कांग्रेस को वोट करो। मैं और आपसे हमें पहले भी जिताओ। बताया, जो आपको यदि समझ में आया होगा, कि जिस अवस्था में जिस हिसाब से नौकरियां इन गवर्नमेंट्स के द्वारा ऐसे मिल रही हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अनुपात में दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन क्लस्टर्स पे ये 12वीं पास करके जंजीज ग्रेजुएशन पास कर करके, वहाँ जेब में पैसे नहीं है, घर पे खेत बिक जा रहे हैं, माताओं बहनों के गहने बिक जा रहे हैं, जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद यदि वह कोई वैकेंसी, एक तो वेट कर रहे हैं, कोई वैकेंसी आई तो पता चला उसका पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जंजीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जंजीज अपने हक और अधिकारों की भी बात कर रहे हैं। यदि हम भी यहाँ पर जंजीज बैठे हैं तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बैठे हैं। तीसरा मुद्दा मैं की बात कर लेते हैं ना, कि फोन का एनवायरनमेंट। मैं आपकी बात समझ गई। ज़्यादातर जैसे हम लोग क्या थे, हम अपने रिश्तेदारों के साथ थे, बड़ा भाई कहाँ पढ़ रहा है वो देखते थे, तो हमेशा कहते थे घर का बड़ा बच्चा अगर अच्छा निकल जाए तो बाकी बच्चे अच्छे निकल जाए। अब फ़ोन है, शुरुआत में भी हम यही चर्चा कर रहे थे। एक गंभीर बात यह है कि पॉलिटिक्स में आते आते, एबीवीपी एनएसयूआई में आते आते देर है। वो 7, 8, 10 साल की, मेरी 10 साल की बेटी है, वो रहती है फ़ोन पर, और अगर मैं उसको कहती हूँ कि वहाँ चलना है तो वो उसकी खुद की चॉइस है, चलना है नहीं चलना। हमारी नहीं थी, हमारे ज़माने में मम्मी ने कह दिया जाना है तो जाना है। सवाल ये है कि जो उनकी खुद की चॉइसेस हैं, जो बना रहे हैं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से बना रहे हैं या अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से, उसमें कैसे तब्दीली लाएं जिससे कि वो सही डायरेक्शन में हो। आईएएस का, आईआईटी का, पीएमटी का एग्जाम दें, नीट का एग्जाम दें, डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। पेपर लीक हो जाता है बता तो दिया, नीट का ही तो पेपर लीक हुआ था। तो मतलब सरकार बदल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा? उस पर काम होना चाहिए। मेरा कहना है एज ए जेनजीज ये सब खत्म होनी चाहिए। दूसरा ये चीज़ है, ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसको रुकनी चाहिए। तीसरा ये चीज़ है कि मैं फिर से पुनः आपको मैं बताना चाहूँगा, नॉट एनएसयूआई, नॉट एबीवीपी, नॉट लेफ्ट। हम जब अन्य जगहों की भी बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि क्या वास्तव में जो छात्र हित है, स्टूडेंट्स राइट्स हैं, क्या वह जीतते हैं, क्या जेनजीज राइट्स हैं, क्या वह जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। यदि वह जीत रहे हैं तो इस तरीके की समस्याएं क्यों आ रही है? मेरा सवाल है क्या है जेनजीज के राइट्स सर? जेनजीज के स्पेशली क्या राइट्स हैं? वो तो जो नॉर्मल सबके राइट्स हैं वही उनके राइट्स हैं। इसमें आपने जैसे फ़ोन की बात की, आपने कहा कि आपकी बेटी, आप कहीं बोलते हैं तो वो फ़ोन पे थोड़ा बिजी रहती है, और इसमें 2 चीज़ें हैं। हर बच्चे की बात है। हाँ, हर बच्चे की बात है। कोई व्यक्ति अगर फ़ोन पे है, लगातार है, तो बाहरी दुनिया से उसका कट ऑफ है, तो उसकी दुनिया एक छोटी सी सिमट जाएगी, भले वो पूरी दुनिया को देख रहा है। कोई तो गाइड कर रहा है ना फोन के माध्यम से सर। दूसरी चीज, उसके बाद फोन में लगे रहने से, अगर वो आपकी बेटी, मेरी बेटी है, वो फोन करती है, मैं कभी नहीं देता उसको फोन। 2 मिनट रोएगी फिर शांत हो जाएगी। उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो फोन पे रहेगी, वो आपसे बात नहीं करेगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आप अपने बच्चों को एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि एक इतना बुरा टाइम था, मैंने उसमें सर्वाइव किया, मैं निकला। वो आज के टाइम पे जेनजीज उससे थोड़ा दूर क्यों रहे? क्योंकि उनके पास गैजेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम जो उनके पेरेंट्स, जो सीनियर हैं, बड़े भाई हैं या जो टीचर हैं, वो उनको इस तरीके से गाइड करना चाहते हैं तो वो फ़ोन पे बिजी हैं। और यदि वो व्यक्ति अगर समाधान क्या है सर? आना भी चाहता है, समाधान से पहले मैं एक बार अगला व्यक्ति भी, जैसे मैं हूँ, कई बार मैं खुद फोन पे बिजी होता हूँ, तो इस तरीके की चीजें, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स को लेनी होगी। जेनजी की तो गलती नहीं है ना सर? नहीं है गलती, वो तो बहुत ही एनर्जी के साथ भरपूर है। उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है, बिल्कुल। और कई बार मैंने देखा, मैं मानती हूँ कि मेरा बस यही है कि जेनजी कैटेगराइज नहीं कर सकते, इंडिविजुअल की बात होती है। पूरी जनरेशन ही फोन पे लगी हुई है, पूरी जनरेशन को फोन की वजह से गलत गाइडेंस मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सवाल ये कि गलत मिल भी रही है या नहीं, नहीं, यही बातें कर रहे हैं। इंडिविजुअल, मैं जेनजी हूँ,
मेरे साथ का कोई मेरा दोस्त है वो भी जेन जी कैटेगरी का है, वो 21 साल के हैं, मैं 20 साल की हूँ। मैं फ़ोन का अगर अपनी पढ़ाई के लिए मैं एआई का यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने एंटरटेनमेंट पर्पसेस से एक सेफ एनवायरनमेंट में हाँ, रहकर क्योंकि अगर आज देख का रही हूँ कंपटीशन में तो अगर that is आप okay. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी गलत। दैट इज ओके, हम पिछड़े ही नहीं रह सकते हैं ना। हाँ, उसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में, जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है, जो बढ़ती डेवलपमेंट है, उसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज़ करेंगे, वो बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ नेगेटिव हो रहा है वहाँ बेटर गाइडेंस मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव सिर्फ जेन जी कर रहे हैं। मैं इतने सारे बूमर्स को जानती हूँ, इतने सारे मिलेनियल्स को जानती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप, जो फोन का या टेक्नोलॉजी का उनके पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे नहीं पड़ रहा है। और डिस्कनेक्ट की तो बात ही नहीं है, आज भी मम्मी जो कहेंगी वही है, आज भी जो पापा कहेंगे वो वही है। फैमिली सिस्टम आज भी भारत का, जो भारतीय संस्कृति का है, उतना ही रेलेवेंट है। डजंट मैटर कि वो जेन अल्फा है या जेन जी है। ये जो भारतीय संस्कृति का सिस्टम कहा ना आपने, यही है जो इंडिया में इस तरह की जो हमारे पड़ोसी देशों में एक्टिविटी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने संस्कृति परिवार से जुड़े हैं। यही ताकत है शायद यही कल्चर सबसे बड़ी में। ताकत क्यों है। यादव साहब, बताऊं? यही ताकत है हमारे कल्चर की कि हम देखते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन हमें लिमिट्स पता है नहीं। ठीक है, हम भी एक परिवार से ही आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में हमने पीछे कई दशकों का, सदियों का हमने सफ़र तय किया है। तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, समाज में तमाम कुरीतियाँ थी, उनसे लड़ते हुए हम आगे बढ़े हैं। इसी समाज में, इसी सोसाइटी में सती प्रथा थी, जब पति मर जाए तो पत्नी को वहाँ पर जला दिया जाता था, तो इन कुरीतियों से हम लड़े हैं। राजा राम थे, उसके बाद जाति प्रथा थी, ऐसी कुरीतियों से लड़ते हुए हम आगे बढ़े हैं। दूसरा सवाल है, जैसा मित्रवृंदा ने बोला कि गैजेट्स आने से आप देखेंगे कि देश में कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ढंग से पढ़ाई है, नहीं तो हम जहाँ से आते हैं डिग्री कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, ढंग से सिलेबस भी नहीं चलता। बिहार में 5-5 साल में डिग्री हो रही है। तो यूट्यूब के आने से और जो क्लासेज हैं ऑनलाइन, एआई का ज़माना है, तो वह बच्चे जो कि पटना में और अन्य जगहों पर जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, तो अपने घरों पर भी बैठ करके, गाय भैंस है या खेती बाड़ी है तो करते हुए अपनी क्लासेज ले सकते हैं, क्लासेज कर सकते हैं। तो जेनजीज सिर्फ वही नहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में, जामिया में, हैदराबाद में पढ़ रही है। जेनजीज वह भी हैं जो कि अपने गाँव में भी हैं। जेनजीज वह भी हैं जो जिनके पास पैसे नहीं अपने डिग्री कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं। जेनजी वह भी हैं जो कि पहले आर्मी में भर्ती होते थे, लेकिन वर्तमान समय की जो हुकूमत है उसने अग्निवीर डाल दिया और अग्निवीर के भी खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वह भी जेनजीज हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जेनजीज है उसको पता है अपने राइट्स, और जो विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो देश है, देश की जो बुनियाद है, आज़ादी के भी समय में बुनियाद उस समय के जेनजीज ने अपने ऊपर उठाई। भगत सिंह, जतिन बोस ऐसे अमूल्य भट्टाचार्य जी रहे। बाद के भी समय में आज़ाद हुआ, उसके बाद जेपी का मूवमेंट हुआ। मेरा बस एक करना चाहते तो आप अगर कोई लास्ट कमेंट इस पे। मेरा एक लास्ट ये रहेगा, जैसे अभी अखिलेश भैया ने भी बोला कि हर युवा जेनजी है। मेरी अपनी एक दोस्त है, मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश में, एक छोटा शहर है चांदपुर, उसके पास में एक गांव है, वहाँ से वो है, मैं चांदपुर से हूँ। वो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, अपने उसने 12th में अच्छे स्कोर नहीं कर पाई, उसने 12th के बाद 2 महीने CUET से पहले पढ़ा, थ्रू यूट्यूब, थ्रू ऑनलाइन कोचिंग वगैरह उसने पढ़ाई करी। उसके बाद वो अपने गांव की पहली बेटी है जो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, पहली लड़की है वो। तो दैट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है आज के यूथ को। और दूसरी बात यह है कि बस एक ही मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस को या क्या NSUI को या क्या लेफ्ट को ये लगता है कि जो नेपाल में हुआ वो सही है? क्या वो अब भारत के पहले मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं कि हमारे पड़ोसी देश है, होना चाहिए? हम भारत पहले में क्या चाहते हैं राहुल गांधी हैं की वही हो? क्या वो जेनजी को उस तरीके से उनके अंदर का बम, जैसे भैया ने बोला, बम फूटे? विश्वविद्यालयों में लगातार फीस बढ़ रही है, हेफा लेकर के आए हैं। मैं बताऊं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस बढ़ी 2022 में। मित्रवृंदा जी, आप 2024 में सेक्रेटरी थे, 2022 में हम वहां पर वाइस प्रेसिडेंट थे अपने यहाँ। उसके बाद तो चुनाव नहीं हुए। हम लोग 14 दिनों की भूख हड़ताल किए, उससे पहले बच्चे 50-50 दिनों तक भूख हड़ताल किए, जेल काटे, गिरफ्तारियां हुई। और आज के समय में जो फीस पहले, ऐसे मानिए कि पहले जो फीस 5,000 लगती थी, आज वह फीस 20,000 लग रही है। जो हॉस्टल फीस पहले 3,000 लगती थी, वह हॉस्टल फीस 12,000 लग रही है। PhD करने वालों की अलग फीस बढ़ी हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जो पब्लिक फंडिंग एजुकेशन है, एक तो वैसे ही स्थिति जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, तो हमने जो चर्चा की उसमें ये समझ आया, और मैं अपने देश के जेनजीज को सीधा संबोधित करना चाहती हूँ। आप लोग हमारी ताकत हैं,
और आप लोगों में जितनी ताकत है वो सब कुछ बदल के रख सकती है। ज़रूरी है सही गाइडेंस की, ज़रूरी है कि आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट हो वो सही हो। अब वो सही कैसे हो, ये आपको घर की संस्कृति, देश की संस्कृति बताएगी, और ये आपका दिल जो है वो आपको खुद बताएगा कि हम सही दिशा में हैं या नहीं हैं। टेक्नोलॉजी के साथ आज की जो बढ़ती हुई जो रेस है उसके साथ टैप करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और सलाम है आप लोगों को कि आप लोगों पे इतने चुटकुले और इतनी बातें होती हैं लेकिन आप अनअफेक्टेड हैं। आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। भारत देश बाकी सब देश से इस दुनिया में अलग खड़ा है तमाम चुनौतियों के बाद, और बहुत कुछ बदलना बाकी है आप लोगों के लिए। और कौन बदलेगा? आप लोग ही बदलवाएंगे, लेकिन उसका रास्ता सही चुनना होगा, और वो रास्ता चुनेंगे आप, क्योंकि आप ही लोग देश की ताकत हैं। आज फील द थ्रिल में हमने जेनजीज की ताकत का जो थ्रिल फील किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में समाज में जो गलत हो रहा है, घर के अंदर, समाज में या सरकारों में, वो आप बदल सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, अपने दिल की आवाज़ सुन के।